दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 26 अक्टूबर 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे कि बिहार में राजनीतिक हलचल अभी भी तेज है। जहां बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पलटी मारने पर जो बयान दिया था उसका अब डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जवाब दिया है। दरअसल तेजस्वी यादव और जीतन राम मांझी एक साथ जहानाबाद पहुंचे थे। जीतन राम मांझी के सामने ही पत्रकारों ने तेजस्वी यादव से इस बयान पर सवाल पूछ लिया। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी इस पर तुरंत जवाब दे दिया। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि महागठबंधन पूरा मजबूत है। जीतन राम मांझी के बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि जीतन राम मांझी हमारे अभिभावक हैं, हमारे सारे फैसले साथ मिलकर ही लिए जाते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमने बीजेपी को बिहार से खदेड़ा है। जब जब बीजेपी हारती है तो फिर हिंदू मुसलमान करती है। कि जीतन राम मांझी के एक बयान पर सियासत तेज हो गई है। जीतन राम मांझी ने कहा था कि सीएम नीतीश कुमार राजहित में अगर फिर से पाला बदलते हैं तो मैं इसका स्वागत करूंगा। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के पूर्णिया में धमदाहा थाना क्षेत्र के नीरपुर गांव में दीपावली की देर रात 10 घर जल करके राख हो गए। इस आग में एक 3 वर्षीय बच्चे की जल करके जान चली गई। जहां अनुमान लगाया जा रहा है कि यह घटना पटाखे से लगी आग की वजह से हुई है। जहां आग लगते ही गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग बुझाने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे। वहीं घटना की जानकारी के बाद अग्निशमन टीम जब मौके पर पहुंची थी तब तक कई घर जल करके राख हो गए थे। जी हां, बीते सोमवार को जहां पूरा देश दीपावली का जश्न मना रहा था, वहीं पूर्णिया के एक गांव के लिए दीपावली की रात काली रात में बदल गई। जब पूर्णिया के नीरपुर गांव में दीपावली की देर रात आग लगने से जहां 3 वर्षीय बच्ची की जान चली गई, तो आग लगी कि इस घटना में 10 घर जल करके राख हो गए। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। ये सीट मोकामा और गोपालगंज है। इन दोनों सीटों पर महागठबंधन की तरफ से आरजेडी चुनाव लड़ रही है। जब बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद ये पहला चुनाव होगा जिसमें जदयू के महागठबंधन में शामिल होने के बाद भाजपा के खिलाफ आमने सामने होकर के चुनाव लड़ रही है। इस लिहाज से ये चुनाव महागठबंधन के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। इसी कड़ी में अब इस चुनाव को लेकर के बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम दोनों सीटों पर चुनाव जीतने वाले हैं। जहां उन्होंने कहा है कि इन दोनों सीटों को लेकर के महागठबंधन में शामिल सभी दलों द्वारा समर्थन किया जा रहा है। जहां उनके द्वारा डोर टू डोर जाकर के प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मोकामा हमारा सिटिंग सीट है, इसीलिए यहाँ चुनाव के लिए अधिक तैयारी करने या फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा उन्होंने दूसरे सीट गोपालगंज को लेकर के कहा है कि वह हमारा गाँव है, इसीलिए बिहार समेत वहाँ का विकास कराना हमारा परम कर्तव्य है। आपको बता दूं कि गोपालगंज आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का गृह जिला है। जी हां, इस सीट पर इससे पहले 2020 में भाजपा ने कब्जा जमाया था, लेकिन कोरोना काल में सुभाष सिंह की जान चली गई और अब यहां उपचुनाव होने वाले हैं। दोस्तों बात करेंगे कि उत्तर बिहार के जिलों में अब मौसम का मिजाज बदल गया है। अब धूप में तल्खी नहीं है। जब 3-4 दिनों से मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। सुबह शाम ठंड का एहसास हो रहा है। दिन में धूप खिल रही है, लेकिन अब वह गर्मी नहीं है। सीमांचल में यानी कि खास करके किशनगंज में सुबह में मौसम साफ है, हल्की हवा चल रही है। मौसम विभाग ने आसमान में हल्के बादल छाए रहने और फिर शाम ढलने के साथ ही ठंड का प्रभाव होने का पूर्वानुमान जारी किया है। जहाँ उत्तर बिहार के कुछ जिलों में मौसम में बदलाव दिख सकता है, जहाँ कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी भी होगी। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के किसानों को दीपावली से पहले सरकार ने डबल गिफ्ट दे दिया है। जब पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 अक्टूबर को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त जारी करके पूरे देश के किसानों को दिवाली गिफ्ट दिया, तो फिर वहीं धनतेरस के दिन यानी कि शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के सूखाग्रस्त किसानों को बड़ा तोहफा दे दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि छठ पूजा से पहले इस साल सूखे का सामना कर रहे प्रत्येक किसान परिवार के खाते में 3500 रुपए की राशि भेज दी जाएगी। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि पहले चरण में 500 करोड़ रुपए जिलों को भेजे जा चुके हैं। दरअसल राजधानी पटना में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रिमोट के माध्यम से राशि जारी की है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि इस वर्ष से कामना करता हूं कि
ये दीपावली सभी प्रदेशवासियों के लिए खुशहाली लेकर गया है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सूखाग्रस्त राशि जारी करने से पहले सभी जिलों के डीएम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक एक करके बात की है। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने जिलाधिकारियों से कहा है कि छठ पूजा से पहले भी सभी किसान परिवारों के खाते में 3500 रुपए की राशि पहुंच जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि इसमें जितने भी ज्यादा पैसे की जरूरत होगी सरकार देगी। फिलहाल वित्त मंत्रालय ने 500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। सीएम ने निर्देश दिए हैं कि सूखा राहत वितरण का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। दोस्तों बात करेंगे कि किसी भी वाहन के इंश्योरेंस की यानी कि गाड़ी के इंश्योरेंस की अहमियत केवल ट्रैफिक पुलिस से बचाने तक ही सीमित नहीं होती है। इंश्योरेंस उससे कहीं ज्यादा मददगार होता है। इसकी सही और पूरी जानकारी ना होने के चलते लोग काफी बार अपने गाड़ियों का इंश्योरेंस लेने या फिर रिन्यू करने से बचने की कोशिश करते हैं, जिसका उन्हें किसी हादसे के समय खामियाजा भुगतना पड़ सक जाता है। इसके अलावा इंश्योरेंस ना होने पर ट्रैफिक पुलिस आपसे जुर्माना लेने के साथ साथ आपका डीएल भी रद्द कर सकती है। हम यहाँ इंश्योरेंस से जुड़ी कुछ जरूरी बातें बताने जा रहे हैं जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के पूर्व मंत्री और जहानाबाद के पूर्व विधायक स्वर्गीय मुद्रिका सिंह यादव की 5वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में आज बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पहुंचे। यहां उन्होंने पूर्व मंत्री मुद्रिका सिंह यादव को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी और आम सभा को संबोधित किया। ये कार्यक्रम जहानाबाद जिले के सदर प्रखंड क्षेत्र के नौरू खेल मैदान में आयोजित किया गया था। इस दौरान तेजस्वी यादव ने भाजपा पर जमकर के हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार अपने वादों से मुकर गई है। पीएम मोदी ने प्रत्येक साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन वादा पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनते ही युवाओं को नौकरियां मिलनी शुरू हो गई है। 2 महीने में हजारों नौकरियां दी गई है। इससे पहले जहानाबाद के पुलिस केंद्र में उनके आगमन पर जिले के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में डेंगू लगातार खतरनाक रूप लेता जा रहा है। मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। जहाँ डेंगू से मौत का आंकड़ा भी बढ़ने लगा है। पटना में जहानाबाद के एक शिक्षक की डेंगू से इलाज के दौरान मौत हो गई। खबर के मुताबिक जहानाबाद के इंडोर स्टेडियम परिसर में संचालित कन्या मध्य विद्यालय में कार्यरत शिक्षक विकास कुमार की मौत रविवार की सुबह डेंगू से हो गई। मूल रूप से अरवल जिले के करपी प्रखंड की कसौटी गांव निवासी शिक्षक कुछ दिन पहले डेंगू से पीड़ित थे। उनका इलाज पटना के कंगरबाग के एक निजी अस्पताल में चल रहा था। दिवंगत शिक्षक जहानाबाद शहर के करपुड़ी नगर शहीद भगत सिंह नगर रोड माले कार्यालय के पास घर बना करके सब परिवार रहते थे। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के लखीसराय में पुलिस ने जाली नोट के बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। जब पुलिस ने लखीसराय शहर के निजी होटल में छापेमारी करके एक महिला और फिर पुरुष को जाली नोट के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 10 लाख का जाली नोट भी बरामद किया है। इस नोट में महात्मा गांधी की तस्वीर भी छपी है। इसके साथ ही पुलिस ने इन लोगों की निशानदेही पर एक मशीन को भी बरामद किया है। जब पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान एक महिला सहित इस गिरोह से जुड़े हुए 3 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया है। जब पुलिस इस गिरोह का उद्भेदन और फिर अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी को लेकर के छापेमारी कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार महिला और पुरुष पश्चिम बंगाल से जाली नोट की खेप लेकर के एक महिला और एक पुरुष ट्रेन से जमालपुर स्टेशन पहुंचे। वे वहां से महिला जाली नोट की खेप लेकर के सड़क के रास्ते जो कि पुरुष ट्रेन के रास्ते लखीसराय पहुंच करके जाली नोट की डिलीवरी देनी थी। सूत्रों के अनुसार ये जाली नोट का खेप पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के गलियाचक से लाया गया था, जिसे लखीसराय में डिलीवरी देनी थी। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के गया में एक महिला के साथ 4 लोगों ने सामूहिक गलत काम की घटना को अंजाम दिया है। इस घटना का मुख्य आरोपी उसका परिचित ही बताया जा रहा है, जिसने अपने 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर के महिला के साथ गलत काम किया। जब पीड़िता ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। यह घटना चंदौली बुनियादगंज बॉर्डर क्षेत्र में हुई है, जिसकी वजह से पुलिस 2 थाना क्षेत्र के विवाद में काफी देर तक उलझी रही। बाद में मामला महिला थाने में भेज दिया गया। इतनी बड़ी वारदात होने के बावजूद भी 24 घंटे बाद भी गया कि किसी भी थाने में इस घटना की प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकी है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में एक और जहां नए सिरे से अगले 5 साल के लिए बालू घाटों के बंदोबस्त की प्रक्रिया जारी है, वहीं अब खान एवं भूतत्व विभाग ने बालू के अवैध कारोबारी माफियाओं के खिलाफ बड़े अभियान की रूपरेखा तैयार की है। बालू के अवैध कारोबारी और माफिया पर शिकंजा कसने के लिए विभाग पुलिस और CID की मदद लेगा।
आपको बता दें कि औरंगाबाद, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, भोजपुर, पटना, सारण और वैशाली जिले में बालू तस्करों की सक्रियता अधिक है। खान एवं भूतत्व विभाग में बालू की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 29 जिलों में नए सिरे से बालू घाटों के बंदोबस्त में जुटा है। जहां निविदा की प्रक्रिया चल रही है। करीब 3 साल बाद 29 जिलों में सरकारी खनन सुनिश्चित करने के बीच खान एवं भूतत्व विभाग ने जिलों में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस मुख्यालय और सीआईडी का सहयोग मांगा है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के 2 विधानसभा सीटों मोकामा और गोपालगंज में होने वाले उपचुनाव में विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी महागठबंधन के उम्मीदवारों का समर्थन करेगी। जैसे सोमवार को यह जानकारी वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने दी है। मुकेश सहनी ने कहा कि बीजेपी की नीतियों के खिलाफ उनकी पार्टी खड़ी है और महागठबंधन के उम्मीदवारों को समर्थन देकर के उन्हें जिताने का काम करेगी। मुकेश सहनी ने गोपालगंज और मोकामा विधानसभा उपचुनाव सीट पर वोट देने वाले मतदाताओं के नाम एक पत्र जारी किया है। इस पत्र में मुकेश सहनी ने बताया है कि किस तरीके से उन्होंने बिहार से मुंबई जाकर के खुद को स्थापित किया। जब पत्र में ही मुकेश सहनी ने यह भी जिक्र किया है कि मुंबई में रहने के बाद भी उनका अपने राज्य के प्रति विशेष लगाव हमेशा बना रहा। मुकेश सहनी ने लिखा है कि अपने समाज के हक के लिए उन्होंने राजनीति में कदम रखा है। 2019 के लोकसभा और 2020 के विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए मुकेश सहनी ने लिखा है कि इन दोनों ही चुनाव में उन्होंने उस सर्व समाज के लोगों को टिकट दिया। जहां सीएम नीतीश कुमार का जिक्र करते हुए मुकेश सहनी ने कहा है कि उन्होंने मुझे मत्स्य एवं पशुपालन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी। मैं अपने विभाग के माध्यम से बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन बीजेपी के षड्यंत्र के कारण पार्टी के 4 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए और मंत्रिमंडल से मुझे बर्खास्त कर दिया गया। और दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के सारण में सरपंच का फरमान के बाद 3 साल से प्यार कर रहे एक प्रेमी जोड़े को लोगों ने दीपावली के मौके पर ऐसी तोहफा दी कि वे इसे जीवन भर याद रखेंगे। जी हां, दरअसल दोनों प्रेमी जोड़े पहले अलग अलग पंचायत में रहते थे, लेकिन अब ग्रामीणों की मदद से एक ही पंचायत में रहेंगे। मामला सारण छपरा के अनमोरा का है। आपको बता दूं कि एक प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से सालों से प्रेम कर रहे थे। दोनों बाइक से गांव छोड़कर के भाग रहे थे। जी हां, भागने के दौरान दोनों प्रेमी युगल को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। दोनों प्रेमी एक दूसरे के साथ जीने मरने की बात कह रहे थे, तो फिर ग्रामीणों ने दोनों के परिवार वालों को बुलाकर के बातचीत की। परिवार वालों की सहमति से दोनों की शादी कराने की रजामंदी हुई। दोनों प्रेमी अलग अलग जाति के थे, लेकिन सरपंच की सहमति से प्रेमी जोड़ी की शादी करा दी गई। दोनों अलग अलग पंचायत के निवासी हैं। दोस्तों बात करेंगे कि देश भर में दीपावली धूमधाम से मनाई गई। दीपावली के अवसर पर आम लोगों के साथ राजनेताओं भी अपने घरों में दिए जलाए। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी मुख्यमंत्री आवास में दीपावली मनाई और पूरे परिसर में दीप जलाए। यह दीपावली के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अन्य मार्ग में स्थित अपने सरकारी आवास में खुद ही जगह जगह दिया जला करके रखा। इस दौरान पूरा परिसर दिए की रोशनी से जगमगा उठे। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे भी मौजूद थे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं भी दी। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करते हुए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रकाश पर्व दीपावली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। प्रकाश पर्व दीपावली अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। ये अंधेरे से उजाले का संकल्प एवं प्रकाश का महापर्व है। दीपावली को पारस्परिक सौहार्द, सद्भाव और उल्लास के साथ मनाएं। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में लगातार बढ़ते डेंगू के मामले के बीच सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। जी हां, पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने बिहार में बढ़ते डेंगू मामले के लिए महागठबंधन की सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य सुविधा पटना के मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यानी कि पीएमसीएच में डेंगू वार्ड का सोमवार को दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अगस्त में ही सरकार की तरफ से निवारक कदम उठाए जाने चाहिए थे। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव नई सरकार बनाने में व्यस्त थे। उन्होंने कहा कि राज्य स्वास्थ्य समिति के अनुसार रविवार को 295 नए मामले सामने आए, जिससे जनवरी से अब तक डेंगू के लिए सकारात्मक परीक्षण करने वाले लोगों की कुल संख्या 7871 हो गई है, यानी कि 7871। जब पीएमसीएच के डेंगू वार्ड का निरीक्षण करने के बाद सुशील कुमार मोदी ने सरकार पर जम करके निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में मशीनें धूल फांक रही है। डिप्टी सीएम जिनके पास स्वास्थ्य विभाग है, उन्होंने कभी भी विभाग की समीक्षा बैठक करने की जहमत नहीं उठाई है। मुख्यमंत्री अपने राष्ट्रीय कार्यक्रम में बहुत व्यस्त है। दोस्तों बात करेंगे कि मुकेश सहनी ने मंगलवार को दावा करते हुए कहा है कि भाजपा द्वारा अति पिछड़ों के आरक्षण समाप्त करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है और खास करके बिहार के मुख्यमंत्री को परेशान करने की साजिश रची जा रही है। यह विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने
दावा करते हुए कहा है कि भाजपा द्वारा अति पिछड़ों के आरक्षण समाप्त करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है और खासकर के बिहार के मुख्यमंत्री को परेशान करने की साजिश रची जा रही है। मुकेश सहनी ने कहा है कि अति पिछड़ा समाज को परेशान करने के लिए साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा है कि देश में आरक्षण समाप्त करने को लेकर के भाजपा द्वारा षड्यंत्र रचा जा रहा है, आने वाले समय में इसका पर्दाफाश करेंगे। उन्होंने कहा है कि इसके लिए हम लोग आंदोलन भी करेंगे, भाजपा का आने वाले समय में उसकी पोल खोली जाएगी। उन्होंने बिहार में 2 सीटें गोपालगंज और मोकामा विधानसभा क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव में वीआईपी की भूमिका पर भी पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि जो प्रत्याशी भाजपा को हराएगी उसे वीआईपी समर्थन देगी। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार की सरकार कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नए कृषि महाविद्यालयों की स्थापना करेगी। कृषि मंत्री कुमार सर्वजित ने विभागीय अधिकारियों को इसके लिए संभावनाओं को तलाशने के लिए निर्देश दिए हैं। दरअसल कृषि मंत्री का मानना है कि 1.5 करोड़ से अधिक किसानों की संख्या वाले राज्य में कृषि शिक्षा को जन जन तक पहुंचाए बिना कृषि आधारित राज्य की तरक्की नहीं हो सकती है। इसी उद्देश्य से बिहार में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाएगा। यही नहीं, जरूरत के हिसाब से कृषि के क्षेत्र में नए महाविद्यालय खोले जाएंगे। गौरतलब है कि 2021-22 के बजट में सरकार ने स्कूली पाठ्यक्रम में कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया था। खेती किसानी की पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था में बदलाव को लेकर के तेजी से पहल की जा रही है। आने वाले दिनों में बिहार के कृषि जगत में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। बिहार के विद्यार्थी भी कुशल प्रोफेशनल तैयार होकर के इंडस्ट्री के लिए निकलेंगे। इससे कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति आएगी। इसके साथ ही दक्षिण बिहार के शुष्क क्षेत्र में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्य किया जाएगा। ड्रिप तथा स्प्रिंकलर सिंचाई का लाभ अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाने को लेकर के अभियान चलाया जाएगा। दक्षिण बिहार के जिलों में जल जमाव का विकास किया जाएगा। किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए डिजिटल कृषि की शुरुआत की जाएगी। इससे डिजिटल तकनीक के माध्यम से कृषि से संबंधित सभी सुविधाओं को किसानों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। निर्धारित समय में समस्याओं का समाधान की ठोस व्यवस्था करने के निर्देश कृषि मंत्री ने दिए हैं। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और फिर राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव अपने देश भारत वापस लौट आ चुके हैं। जी हां, लालू प्रसाद यादव फिलहाल अपनी बेटी मीसा भारती के घर देश की राजधानी दिल्ली में रहेंगे। आपको बता दूं कि लालू प्रसाद यादव कुछ दिन पहले इलाज के लिए सिंगापुर गए हुए थे। यहाँ वे बेटी रोहिणी आचार्य के पास रहकर के इलाज करवा रहे थे, लेकिन अब वे वापस अपने देश भारत आ गए हैं। जानकारी के अनुसार लालू प्रसाद यादव की सिंगापुर में कई तरह की जाँच की गई है। जी हाँ, उनकी कुछ जाँच रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन कई जरूरी रिपोर्ट अभी भी आनी बाकी है। इसी बीच लालू प्रसाद यादव आज सिंगापुर से भारत वापस लौट आए हैं। लालू प्रसाद यादव भारत इस कारण अपने देश वापस लौट आए हैं क्योंकि कोर्ट की तरफ से मात्र 25 तारीख तक ही देश से बाहर रहने की अनुमति मिली थी। इसी कारण से वे दिल्ली वापस लौट आए हैं। जी हाँ, इधर दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव की दिल्ली पहुंचने की सूचना के बाद राजद कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। लालू यादव इस बार दिल्ली में ही दिवाली मनाई है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में प्यार करने की सजा एक प्रेमी जोड़ी को अपनी जान देकर के चुकानी पड़ी। दीपावली की रात प्रेमी जोड़ी की हत्या करके उनका शव रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया। रेलवे ट्रैक पर फेंकने के पीछे ये साजिश थी कि पुलिस गुमराह हो जाए और इसे आत्महत्या माने। हालांकि सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं प्रारंभिक जांच में लड़की के घर वालों पर इस वारदात को अंजाम देने का शक गहरा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक मृतक लड़की की पहचान रूपम कुमार के रूप में हुई है, जहां उसकी मां नविता देवी सरपंच रह चुकी है। वहीं मृतक युवक लाखों पंचायत के ही राजा डुमरी निवासी नूनू बाबू पासवान था। जानकारी के अनुसार युवक पहले से शादीशुदा था और उसका रूपम के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। दीपावली की रात दोनों का शव रेलवे ट्रैक पर पाया गया। शव मिलते ही परिवार वालों में कोहराम मच गया। स्थानीय लोगों ने NH-31 जामगढ़ के विरोध प्रदर्शन भी किया। बताया जाता है कि मृतक प्रेमिका रूपम के पिता के यहाँ पर ही नौकरी करता था। मृतक प्रेमिका रूपम के पिता करेला लाल के यहाँ 3 साल से ट्रैक्टर चलाता था। वहीं पर करेलाल की बेटी और नूनू बाबू के बीच प्रेम संबंध हुआ, फिर दोनों की हत्या कर दी गई। दोस्तों बात करेंगे कि दीपावली के बाद बिहार में कई जगहों पर प्रदूषण का स्तर बढ़ गया। जब पटना, मोतिहारी, बेतिया समेत कई शहरों की हवा जहरीली हो गई। नेशनल क्वालिटी इंडेक्स के ताजा आंकड़े के मुताबिक कल पटना के दानापुर में सबसे ज्यादा 232 AQI दर्ज किया गया, जो कि खराब स्थिति में है। इसके बाद बेतिया में 211 और मोतिहारी में 260 AQI है। बेगूसराय में दीपावली की रात AQI
300 के पार बहुत ख़राब स्थिति में पहुंच गया था। हालांकि सुबह आसमान साफ होने की वजह से प्रदूषण कम हुआ और अभी AQI 150 के नीचे पहुंचा है। दोस्तों बात करेंगे कि भारत पर 200 सालों तक राज करने वाले ब्रिटेन की सत्ता पर पहली बार एक भारतीय मूल के व्यक्ति का राज होगा। ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार ब्रिटेन के नए पीएम ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं और उनके माता पिता भी दोनों भारतीय मूल के ही हैं। आपको बता दूं कि ऋषि सुनक के पिता यशवीर सुनक पेशे से डॉक्टर थे, जबकि उनकी मां उषा सुनक एक केमिस्ट की दुकान चलाती थी। साल 1960 में दोनों पूर्वी अफ्रीका से ब्रिटेन चले गए और उन्होंने ब्रिटेन की नागरिकता ले ली। जहां उन्हीं के बेटे ऋषि सुनक आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं। ऋषि सुनक की सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा आस्था है। जहां ऋषि सुनक जब पहली बार सांसद बने तो फिर संसद में भगवत गीता को साक्षी मान करके यॉर्कशायर से सांसद के रूप में शपथ ली थी और वे ऐसा करने वाले ब्रिटेन के पहले सांसद बने थे। ऋषि सुनक के पारिवारिक जीवन की बात करें तो फिर उन्हें भारत से सबसे बड़ा लगाव है। ऋषि सुनक का ससुराल भारत के बेंगलुरु में है। सुनक ने इन्फोसिस प्रमुख नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता मूर्ति से शादी की है और उसकी 2 बेटियां हैं जिनका नाम कृष्णा और अनुष्का है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना में गंगा नदी का जलस्तर पिछले साल के मुकाबले इस साल काफी बढ़ा हुआ है, जिसके कारण पटना में कुछ घाटों पर छठ का आश्चर्य नहीं हो सकेगा। खबर के अनुसार पटना में गंगा नदी पर छठ को लेकर के निरीक्षण का काम किया जा रहा है। अब तक हुए निरीक्षण से ये साफ हो गया है कि पटना के बांस घाट, कलेक्ट्रेट और महेंद्र घाट पूजा के लिए असुरक्षित है। इन जगहों पर छठ व्रत करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। आपको बता दूं कि पटना जिला प्रशासन के द्वारा 26 अक्टूबर को सभी खतरनाक घाटों की लिस्ट जारी की जाएगी। इस घाट पर लोगों को छठ व्रत करने की इजाजत नहीं होगी। इसको लेकर के जिला प्रशासन के द्वारा तैयारी की जा रही है। तो दोस्तों बात करेंगे कि दीपावली पर पटना और मुजफ्फरपुर में पटाखे बैन के बावजूद भी लोगों ने जम करके पटाखे फोड़े हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक रात 9 बजे पटना, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर की हवा सबसे खराब जोन में चली गई। इन शहरों के आसमान में चारों ओर धुंध दिखाई दिए। यह खबर के अनुसार पटाखों ने सबसे बुरा हाल बेगूसराय शहर का किया है। यहाँ AQI लेवल सबसे ज्यादा 318 दर्ज किया गया है, जो इंसान के हेल्थ के लिए बेहद खराब है। जब वही राजधानी पटना के दानापुर में प्रदूषण का लेवल सबसे ज्यादा पाया गया है। आपको बता दूं कि बेगूसराय के बाद पटना के दानापुर में AQI लेवल 257 दर्ज किया गया है, जबकि बिहार के सीवान में भी हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। सीवान में रात 9 बजे AQI लेवल का आंकड़ा 216 के पार चला गया। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, नालंदा समेत सभी जिलों के किसानों को सरकार के द्वारा 60% की सब्सिडी दी जा रही है। ये सब्सिडी बिहार में अमरूद के उत्पादन को बढ़ाने के लिए दिया जा रहा है। जहाँ बिहार के किसान इस योजना का लाभ लेकर के अमरूद की खेती कर सकते हैं। खबर के अनुसार बिहार के किसानों को एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत अमरूद की खेती पर 60% की सब्सिडी यानी कि अधिकतम 60,000 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। इसके लिए किसान ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको बता दें कि बिहार कृषि विभाग बागवानी निदेशालय ने अमरूद की खेती के लिए अधिकतम इकाई लागत 1 लाख रुपए निर्धारित की गई है, जिस पर 60% तक सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। इसके लिए किसानों से आवेदन भी मांगे गए हैं। बिहार के किसान अमरूद की खेती करने के लिए बिहार कृषि विभाग बागवानी निदेशालय के पोर्टल horticulture.bihar.gov.in पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं और फिर सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों बात करेंगे कि किसी भी देश को ताकतवर बनाने में उस देश की GDP का योगदान सबसे ज़्यादा होता है। जी हाँ, एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान समय में दुनिया में 10 ऐसे देश हैं जो लगभग 68% सरल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP में योगदान करते हैं। इसमें अमेरिका पहले स्थान पर है। जानकार बताते हैं कि अमेरिका की गिनती मौजूदा समय में एक सुपर पावर देश के रूप में होती है, क्योंकि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा देश, GDP वाला देश है। हालांकि वर्तमान समय में अमेरिका को GDP के मामले में चीन से टक्कर मिल रही है, लेकिन फिर भी चीन अमेरिका से अभी भी काफ़ी पीछे है। यहाँ वही बात अगर भारत की करें तो फिर आज के समय में भारत तेजी के साथ विकास कर रहा है। जब कुछ दिन पहले ही भारत ने GDP के मामले में यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है।
दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के लखीसराय में पुलिस ने नकली नोटों का जखीरा बरामद किया है। जब पुलिस ने 500 रुपए के नकली नोटों के 58 बंडल बरामद किए हैं। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। वही पुलिस कार्रवाई की भनक लगते ही 3 लोग फरार हो गए। गिरफ्तार लोगों को पुलिस ने पूछताछ के बाद अदालत में पेश किया है। वहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। नकली नोट के साथ गिरफ्तार किए गए लोग नवादा के रहने वाले हैं। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में चक्रवाती तूफान सितरंग का असर दिखा। जी हां, दीपावली की शाम मौसम ने अपना मिजाज बदला और फिर कई जिलों में अचानक तेज हवा और हल्की बारिश ने दस्तक दी। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय इस तूफान का असर अभी कुछ जिलों में और देखने को मिल सकता है। वहीं मौसम के बदले मिजाज से अब लोगों को हल्की मीठी ठंड का एहसास होने लगा है। जब बिहार के उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व हिस्से में मौसम के बदलाव का अधिक असर दिख रहा है। जब भागलपुर, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, मुंगेर, बांका और जमुई में तेज हवा और फिर हल्की बारिश ने दस्तक दी है। मौसम विभाग की माने तो इन जिलों में रुक रुक कर अभी अगले 24 घंटे के अंदर मौसम का यही बदलाव रूप देखने को मिल सकता है। बंगाल की खाड़ी में 3 दिनों से चक्रवाती हवा सक्रिय रही है, जिसका अब तूफान में बदलने का आसार है। इसके प्रभाव से बिहार और झारखंड समेत कई राज्यों के मौसम बदल रहे हैं। भागलपुर में दीपावली के बाद भी आज 26 अक्टूबर को मौसम करवट ले सकता है। आज 26 अक्टूबर तक मौसम ये रूप देखने को मिल सकता है। इसके बाद मौसम पूरी तरीके से शुष्क रह सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 29 अक्टूबर के बाद मौसम में फिर से हल्का बदलाव हो सकता है। वही छठ के आसपास ही ठंड हर साल दस्तक देती है। इस बार लोगों को ठंड का एहसास पहले ही होने लगा है। देर शाम से लोग अब ठंड महसूस करने लगे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि दीपावली के मौके पर उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, पूर्वी चंपारण में शाम को सूरज ढलते ही लाइट और मिट्टी के दियों से घर प्रकाशमय हो उठे। अंधेरा दूर करके रोशनी की ओर जाने का संदेश देने वाला पर्व दीपावली धूमधाम से मनाया गया। जहां बच्चों, महिलाओं से लेकर के बड़ों ने एक दूसरे को मिठाई और उपहार देकर के शुभकामनाएं दी। घर से लेकर के प्रतिष्ठान रोशनी से नहाए नजर आए। सीमांचल और मिथिलांचल में भी बड़ी ही धूमधाम के साथ दीपावली मनाई गई। सुख, समृद्धि एवं मंगल कामना के लिए लोगों ने घरों और दुकानों में लक्ष्मी और गणेश की विधिवान पूर्वक पूजा अर्चना करके मन्नतें मांगी। सीमांचल में किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार जिलों में अधिकतर घरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया। रंग बिरंगी फुलझड़ियां मंत्र मुग्ध कर गई। यह शुभ मुहूर्त के अनुसार लोगों ने शाम को लक्ष्मी गणेश की पूजा अर्चना की, फिर प्रसाद का वितरण किया। किशनगंज के बाजारों में शाम से ही रौनक दिखी। किशनगंज सहित पूरे सीमांचल रंग बिरंगी रोशनी से नहा गया है। जम करके आतिशबाजी का दौर चला है। वहीं पर 1 लाख दीपों से सीतामढ़ी को सजाया गया। यहाँ भी अयोध्या की तरह ही दीपावली मनाई गई। सीतामढ़ी पूरी तरीके से जगमगा उठा। दोस्तों बात करेंगे कि लोक आस्था का महापर्व छठ पर बिहार आने वाले यात्रियों की भीड़ ट्रेनों में अचानक बढ़ गई है। जब बिहार से बाहर रहने वाले लोग किसी भी हाल में अपने घर पहुंचना चाह रहे हैं, या दिल्ली, गुजरात, मुंबई, पंजाब, यहां तक कि बंगाल से आने वाली लगभग सभी ट्रेनों में सीट फुल है। इन सब के बीच सूरत से उधना स्टेशन से जो तस्वीर सामने आई है वह कोरोना काल के दिनों की याद दिला रही है। तस्वीर में देखा जा सकता है कि बिहार के लिए रवाना होने वाली अंत्योदय, अनारक्षित और फिर ताप्ती गंगा सुपरफास्ट ट्रेन में चढ़ने के लिए मारामारी कर रहे हैं। दीपावली और छठ महापर्व को लेकर के गुजरात, दिल्ली, पंजाब समेत अन्य राज्यों से प्रवासी बिहारवासी टिकट नहीं मिलने की स्थिति में अधिक पेनल्टी देकर भी घर आ रहे हैं। दिल्ली से आने वाले यात्री 1000 रुपये तक और फिर पंजाब की ओर से आने वाले 900 रुपये तक लेकर के 1200 रुपये तक फाइन देकर के पटना, भागलपुर, गया जंक्शन तक की यात्रा कर रहे हैं। आपको बता दें कि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे कई पूजा स्पेशल ट्रेन चलाया, लेकिन इन स्पेशल ट्रेनों में भी टिकट नहीं मिला। कई ट्रेनों में तो 9 रूम तक की स्थिति है। ऐसे में बिहार आने वाले यात्री वेटिंग टिकट के अलावा बिना टिकट के भी यात्रा कर रहे हैं। हालात ये है कि जनरल बोगी में पैर रखने तक की जगह नहीं है। रेल यात्री कोच के अलावा शौचालय तक में यात्रा करने को मजबूर है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीख नजदीक आते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर पहले से अधिक हमलावर हो गई है। इसी कड़ी में अब राजधानी पटना में जदयू की तरफ से एक पोस्टर जारी करके भाजपा पर जोरदार हमला बोला गया है। इस पोस्टर के जरिए भाजपा का आरएसएस से संबंध बता करके देश बचने का इंतजाम जदयू की तरफ से लगाया गया है। दरअसल बिहार की राजधानी पटना के इनकम टैक्स गोलंबर के पास जदयू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की तरफ से एक पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर में बीजेपी प्लस आरएसएस का फुल फॉर्म बताया गया है। इस
इसमें लिखा गया है कि बी का मतलब होता है बेचकर, जे का मतलब जाएंगे, पी का अर्थ पूरी और आर का मतलब अर्थ राष्ट्र, यस का मतलब सरकारी, यस का अर्थ संपत्ति। मतलब कहा गया है कि बीजेपी प्लस आरएसएस का फुल फॉर्म बेचकर जाएंगे पूरी राष्ट्रीय सरकारी संपत्ति। आपको बता दो कि सरकार से अलग होने के बाद से ही जदयू भाजपा पर अधिक हमलावर हो गई है। जदयू अब बिहार भाजपा से अधिक केंद्र की भाजपा पर हमलावर हो गई है। वह मोदी सरकार पर हमला बोलने से भी मौका नहीं छोड़ना चाहती है। इसी को लेकर के अब ये पोस्टर लगाया गया है कि भाजपा और आरएसएस आपसी सांठगांठ करके देश की पूरी सरकारी संपत्ति को बेचने में लग गई है। बहरहाल अब देखना है कि जदयू की तरफ से लगाए गए इस पोस्टर का जवाब भाजपा की तरफ से इस तरह दिया जाता है या फिर नहीं, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि भाजपा विपक्ष में बैठने के बाद पहले की तुलना में अधिक हमलावर हो गई है। वह एक बार भी सरकार पर सवाल उठाने से चूक नहीं रही है। ऐसे में वर्तमान में बिहार की राजनीतिक गलियारों में उपचुनाव को लेकर के आरोप प्रत्यारोप का दौर पहले से अधिक तेज चल रही है। दोस्तों बात करेंगे कि देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने अपने ग्राहकों को चेतावनी देते हुए कहा है कि ग्राहकों को अनधिकृत लेनदेन की रिपोर्ट तुरंत करनी चाहिए या इसमें देरी से बहुत नुकसान हो सकता है। देश में हाल के दिनों में अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के मामले बढ़ रहे हैं। फिशिंग और रेसमवेयर हमलों से लेकर के आइडेंटिटी की चोरी तक ऐसे कई तरीके हैं जिनसे साइबर अपराधी इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को अपना शिकार बना सकते हैं। एसबीआई ने अपने ग्राहकों को अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि इस तरह के साइबर खतरों से खुद को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। खास करके डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म और फिर ऑनलाइन बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करते समय देश के सबसे बड़े ऋणदाता बैंक ने यानी कि एसबीआई ने इस बात पर जोर दिया है कि ग्राहकों को तुरंत अनाधिकृत लेनदेन की रिपोर्ट करनी चाहिए ताकि समय रहते उनका समाधान निकाला जा सके। एसबीआई ने हाल ही में एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि यदि आपके खाते में कोई भी अनाधिकृत लेनदेन हुआ है तो फिर तुरंत टोल फ्री नंबर 1800-1234 पर कॉल करें ताकि समय पर उचित कार्रवाई की जा सके। आपको बता दूं कि पिछले महीने एसबीआई के अध्यक्ष दिनेश कुमार खरा ने जोर देकर कहा है कि ग्राहक बैंक को किसी भी अनाधिकृत लेन देन रिपोर्ट जल्द से जल्द करें। बैंक ने कहा है कि एसबीआई खाते से जुड़े किसी भी वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में ग्राहकों को जल्द से जल्द बैंक को सूचित करना चाहिए, क्योंकि बैंक को सूचित करने में जितना अधिक समय लगेगा ग्राहक को नुकसान का जोखिम उतना ही अधिक होगा। एसबीआई ने ग्राहकों को साइबर धोखाधड़ी से सावधान रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि ऐसे मुद्दों से निपटने के लिए कस्टमर सर्विस को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। एसबीआई के मुताबिक टोल फ्री नंबर डायल करने के अलावा ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम, मोबाइल बैंकिंग और भीम एसबीआई से सेवाओं से जुड़ी अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों बात करेंगे कि किसानों के लिए सिंचाई अभी भी गंभीर समस्या बनी हुई है। डिजिटल की कीमतें ज़्यादा होने के चलते पंप सेट से फसलों की सिंचाई करना महंगा साबित हो रहा है। बिजली से भी सिंचाई की प्रक्रिया पूरा करना इतना सस्ता नहीं रह गया है। इस बीच सोलर पंप किसानों के लिए एक बढ़िया विकल्प उभर करके सामने आया है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसान, पंचायतों और फिर सहकारी समिति को सोलर पंप लेने पर 90% तक की सब्सिडी दी जा रही है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों 30% तक की सब्सिडी दे रही है। वही 30% लोन बैंक के माध्यम से दिए जा रहे हैं। किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर काम कर रही है। किसान आत्मनिर्भर बन सके, इसके लिए हाल फिलहाल कई योजनाओं को लॉन्च किया गया है। इसी कड़ी में पीएम कुसुम योजना भी लॉन्च की गई थी। जब किसान इस योजना का उपयोग करके खेतों में सिंचाई की जरूरत को तो पूरा कर ही सकते हैं, इसके अलावा बढ़िया मुनाफा भी कमा सकते हैं। वे अपने स्थापित सोलर संयंत्र से 15 लाख रुपए तक का बिजली उत्पादन कर सकते हैं। जानकारी के अभाव में किसान इस योजना का लाभ नहीं उठा पाते हैं। जब राज्य सरकारें केंद्र के साथ मिलकर के इसे अपने अपने स्तर पर संचालित करती है। ऐसे में ज़्यादा जानकारी के लिए किसान अपने राज्यों के विद्युत विभाग से संपर्क करके अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जब किसान पीएम कुसुम योजना की वेबसाइट pmkusum.mnre.gov.in पर भी विजिट करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अपने राज्य सरकार की कृषि और फिर बिजली विभाग की वेबसाइट पर भी नज़र बनाए रखें। दोस्तों बात करते हैं कि आजकल भोजपुरी हसीनाएं भी बॉलीवुड की परियों से हर रूप में बराबरी कर रही है। अब उनसे पीछे नहीं है। जब भोजपुरी इंडस्ट्री में वैसे कई ऐसी अभिनेत्रियां हैं जो आज सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंच चुकी है। इन्हीं में से एक है रानी चटर्जी। जब भोजपुरी अभिनेत्री रानी चटर्जी किसी पहचान की मोहताज नहीं है। रानी चटर्जी अपनी खूबसूरती ही नहीं बल्कि अपनी अदाकारी को लेकर भी दिलों पर राज करती है। आपको बता दूं कि रानी चटर्जी की लाखों फैंस हैं।
यही वजह है कि आज भी इनकी अदाकारी के चर्चे खूब होते हैं। लेकिन आपको रानी चटर्जी का एक राज हम आपको अभी बताने वाले हैं। क्या आप जानते हैं कि यह हसीना अब तक 465 बार दुल्हन बन चुकी है। दरअसल सालों से भोजपुरी इंडस्ट्री में कायम रानी चटर्जी और आज भी उनका जलवा पहले की तरह ही बरकरार है। आप जानते ही होंगे कि रानी चटर्जी को भोजपुरी क्वीन कहा जाता है। उनकी फिल्मों की खुमारी लोगों के सिर चढ़ करके बोलती है। यही वजह है कि आज भी उनके लाखों फैंस हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंडस्ट्री के कई साल बीत जाने के बाद भी एक्ट्रेस का नाम कई एक्टर्स के साथ जुड़ चुका है। यह अभी तक उन्होंने शादी नहीं की है। हालांकि उनके दीवानों की कमी नहीं है, लेकिन शादी से फिलहाल रानी से दूरी बना करके रखी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असल जिंदगी में शादी ना करने वाली रानी चटर्जी ऑन स्क्रीन 465 बार दुल्हन बन चुकी है। जी हाँ, खुद एक इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर करके रानी चटर्जी ने यह जानकारी दी थी कि वे इतने सालों में ऑन स्क्रीन सैकड़ों बार दुल्हन बनी और अब आने वाले फिल्मों में भी वे ब्राइडल गेटअप में नजर आने वाली है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।